गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कशन के रिगार्डिंग, मतलब बेसिकली अपन क्वेश्चन नंबर 14 को अब डिस्कस करते हैं आरटीपी में। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि an important factor in determining the form, content and extent of audit documentation। तो अपन ने पढ़ा था फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या क्या करते हो। तो अपन को पता है कि अपन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला व्हाट इज द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका कि क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या ऑडिट एविडेंसेस मिले। ठीक है, व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, what is the relevant audit evidence obtained and क्या significant matters थे जिसके रिगार्डिंग आपने कंक्लूजन रीच किया, उसमें क्या प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर्ड थी और आपने क्या उसमें प्रोफेशनल जजमेंट ली है। राइट, तो ये आपको बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। अभी क्वेश्चन क्या है कि भाई देखो, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो भी सिग्निफिकेंट मैटर है उसमें आपने जो भी प्रोफेशनल जजमेंट ली उसको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। राइट, तो अभी अपन ने समझा सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। आपको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। फिर आपको क्या ऑडिट एविडेंस मिला वो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, फिर क्या आपको ऑडिट एविडेंस मिला उसको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। फिर तीसरा बेसिकली आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी कि भाई क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए जिसमें मैंने प्रोफेशनल जजमेंट ली एंड क्या मैंने उसमें कंक्लूजन रीच किया। ठीक है, अभी आपको इस एग्जांपल्स देने हैं जहां पे आप बोलोगे कि दीज आर सिग्निफिकेंट मैटर्स, जहां पे सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हो रहे हैं। सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग दी form, content and extent of audit documentation of significant matters is the extent of professional judgment exercise in performing the work and evaluating the results। तो ये हमने समझ लिया। हमें पता है कि भाई देखो, सिग्निफिकेंट मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए आपने कुछ जजमेंट्स ली होगी। राइट, उसको आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ब्रिंग आउट करना है। राइट, सो एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो मैंने बोला क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स के, तो वो अपन को लिखना है। तो basically question is around not form, content and extent of audit documentation, but it is around what are the significant matters जिसको आपको बेसिकली जिसके अंदर अगर आपने कोई जजमेंट ली है तो उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, अपन पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ आ गया कि क्या नेचर का प्रोसीजर लगाया है, इंस्पेक्शन लगाई है, इंक्वायरी लगाई है, कौन सा प्रोसीजर लगाया है। देन व्हाट्स द टाइमिंग ऑफ दिस प्रोसीजर, then up to what extent this procedure has been applied, मतलब कितने सैंपल्स मैंने टेस्ट किए हैं। then what is the result of this procedure and what is the audit evidence obtained, and क्या significant matters arise हुए थे during the audit and what are the conclusions reached on it and क्या professional judgment ली है मैंने in reaching those conclusion। अभी nature, timing and extent of the ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, तो एक्सटेंट के अंदर क्या आता है, एक्सटेंट मींस कितने सैंपल चेक करूं। तो आपको एक्सटेंट के अंदर डॉक्यूमेंट करना पड़ता है किस टाइप का आपने सैंपल पिक किया है। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कौन सा इनवॉइस नंबर है जो आपने एज अ सैंपल पिकअप किया है। अब आपने जब ये सैंपल पिक किया है तो उसमें किसने वर्क परफॉर्म किया है, किसने ये वर्क रिव्यू किया है। तो बेसिकली किसने ये काम परफॉर्म किया, किसने इस सैंपल को टेस्ट किया, ये भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपको इंक्लूड करना पड़ता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। एक्सटेंट मींस कितने सैंपल चेक हुए हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस सैंपल का, क्या इनवॉइस नंबर है, क्या पीओ नंबर है जो आपने सैंपल चेक किया है। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम टेस्टेड, किसने काम किया है एंड हु रिव्यूड दैट वर्क। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में सिग्निफिकेंट डिस्कशन जो भी हुई है डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा ऑफ द डिस्कशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, है ना। अगर कोई भी डिस्कशन हुई है विद रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंट मैटर तो वो आपको डिस्कशन डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस, किसके साथ डिस्कशन हुई थी और कब ये डिस्कशन हुई है। ठीक है, अभी अब बेसिकली हो सकता है कि किसी सिग्निफिकेंट मैटर पे आपका जो इनिशियल कंक्लूजन था उससे आप डिफरेंट कंक्लूजन पे रीच हुए हो फाइनली। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने जो इनिशियली कंक्लूजन लिया था उससे आपका डिफरेंट कंक्लूजन आप रीच किए हो। राइट, तो आपको अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर इफ द इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन, तो ऑडिटर को
डॉक्यूमेंट करना है कि जो मेरा इनिशियल कंक्लूजन था उससे व्हाई आई हैव डिफर्ड इन दी फाइनल कंक्लूजन एंड व्हाट इज दी बेसिस फॉर इट। तो अभी अभी अपना सबसे मेन क्वेश्चन, जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आरटीपी में पूछा गया है कि देखो आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स के रिस्पेक्ट में एक तो बेसिकली जो भी डिस्कशंस हुई है विद द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी उसको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स के रिस्पेक्ट में अगर आपका कोई फाइनल कंक्लूजन इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल कंक्लूजन तो आपको डॉक्यूमेंट करना है। फिर आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स के रिस्पेक्ट में जो भी प्रोफेशनल जजमेंट आपने ली है ना, इन रीचिंग दोस कंक्लूजंस, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। अब व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स? तो मैंने बोला एग्जाम्पल ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स माइट बी, लेट्स से जहां पे आपने रिस्क असेस जो करी है दैट इज सिग्निफिकेंट रिस्क। तो एग्जांपल ले लेते हैं एरियाज लाइक रेवेन्यू, राइट। तो अभी रेवेन्यू के एरिया में आपने लेट्स से सिग्निफिकेंट रिस्क असेस करी है, आपको लगता है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना इज वेरी रिस्की एज फ्रॉम द ऑडिट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज सब्जेक्ट टू द मैनेजमेंट बायस। मैनेजमेंट चाहे तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को बढ़ा सकता है, राइट। तो what are the examples of significant matters? मैंने बोला example could be that the matters which give rise to significant risk। तो example हो गया percentage of completion in revenue recognition, right। अभी आपने कुछ audit procedure perform किए और आपको financial statements में कुछ गलतियां मिल गई, तो आपने audit procedure perform करा property plant and equipment की valuation के ऊपर, और आपने देखना कि depreciation की calculation ही सही नहीं हुई है, तो that might be a significant matter, right। ठीक है। और जो मेरा प्रीवियस रिस्क असेसमेंट था मुझे उसको रिवाइज करना पड़ा, तो मैंने इनिशियली पीपी के डेप्रिसिएशन को रिस्क असेस किया था लोअर, बट मैंने देखा कंपनी मैनुअली कैलकुलेट करती है डेप्रिसिएशन। इनिशियली मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सिस्टम ड्रिवन कैलकुलेशन होता है और उसमें एरर के चांसेस नहीं होंगे, बट कंपनी मैनुअली ड्रिवन करती है, मैनुअली एडिशंस को ब्रिंगिंग करती है इनटू द एफआर एंड मैनुअली कैलकुलेट करती है, एंड the company have a huge amount of fixed assets। तो मैंने अपनी रिस्क को चेंज किया, तो this might be considered as a significant matter। तो मैंने बोला matter which give rise to significant risk, या फिर कुछ ऑडिट प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किए, उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे मुझे पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है, या फिर ऑडिटर नीड टू रिवाइज दी previous auditors, so auditor need to revise the wrong जो कि उसने previously assess करी है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे circumstances है कि मैं अपने audit procedures ही नहीं लगा पा रहा, मैं अपने audit procedure ही नहीं लगा पा रहा, तो मैंने बोला मैंने external confirmation भेजने की इच्छा थी, right। external confirmation भेजने की इच्छा थी, but basically वो उस एड्रेस पे पहुंच ही नहीं पा रही, वो उस एड्रेस पे डिलीवर ही नहीं हो पा रही, तो देयर आर such circumstances which are causing auditor significant difficulty in applying ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। या फिर कुछ मेरी फाइंडिंग है, या फिर मैं ऑडिट रिपोर्ट में कुछ मॉडिफिकेशन डालना चाह रहा हूं, या फिर मैं ऑडिट रिपोर्ट में इन ईओएम पैराग्राफ डालना चाह रहा हूं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, या फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, ठीक है, कि जिसमें मैं बोल रहा हूं कि दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैव अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट। तो अभी वापस से चलते हैं अपन, तो अपन ने समझा बेसिकली नेचर, यू कैन से फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें अपन, तो आपको बेसिकली सिग्निफिकेंट मैटर्स के रिस्पेक्ट में आपको जो भी सिग्निफिकेंट मतलब प्रोफेशनल जजमेंट लगा है उसको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो नेचर, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। एक्सटेंट के अंदर आप डॉक्यूमेंट करोगे कौन सा सैंपल चेक किया, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सैंपल, हु परफॉर्म द वर्क, हु रिव्यूड द वर्क, ठीक है। फिर आप चलते हैं अपना सेकंड पॉइंट, तो मैंने बोला नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ये आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या सैंपल किया, किसने किया, कब किया, वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपन एनटीई डिस्कशन होने के बाद में, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, क्या रिजल्ट रहा इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद एंड क्या एविडेंस आपको मिला। देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स, है ना, व्हाट इज द प्रोफेशनल जजमेंट दैट यू मेड in regard to reaching the conclusions on these significant matters, right। इसको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। Examples of significant matters could be that what are the items which are giving rise to significant risk, ठीक है। तो जो आइटम significant risk है तो that might be basically you can say significant matters for you, and what is the result of the procedures, अगर कोई based on the result
ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म आपको पता चलता है कि एफएस में कोई गलती है, या फिर यू नीड टू प्रीवियसली रीअसेस द रॉन्ग, देन आल्सो इट माइट बी अ सिग्निफिकेंट मैटर, एंड आपके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है दैट आर कॉजिंग यू डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, and if there is any finding, modification, inclusion of the emphasis of matter paragraph in the auditor's report. तो ये एग्जांपल हो सकते हैं ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स। एंड अगर आपका कोई डिस्कशन भी होता है विद द मैनेजमेंट DCWG रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट मैटर, तो आपको उसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सीए मनोज है, ही इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अभी उसने ऑडिट कंप्लीट किया है जून 30 को, एंड उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया मैनेजमेंट से 29 जून को, मतलब एक दिन पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया है, ठीक है ना। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो आपको किस दिन पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए? क्या जो उसने एक दिन पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली है तो क्या वो सही है या वो गलत है, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली बात है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है बिफोर द ऑडिट इज completed. So the date of written representation should be either as at the date of the audit report or as near as the date of the audit report. तो अगर आप देखो जून 30 को मैंने साइनिंग करी, तो या तो ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन जून 30 का होना चाहिए था या फिर उसके आसपास का होना चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस हो, यदि आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये भी लेते हो कि भाई मैनेजमेंट ने हमें सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स बता दिए हैं, तो क्या आप एक दिन पहले का एमआरएल ले सकते हो? तो इसमें जवाब है हाँ, आप ले सकते हो, थोड़ा छोटा मोटा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप मान लो आज से, अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा बोला होता कि आपने 30 दिन पहले का लेट से एमआरएल ले लिया, दैट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली, तो क्या चीज वो वैलिड है? तो जवाब है नहीं। तो देखो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा as on the date of the audit report or as far as practicable near the audit report date, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में ले रहे हो। इसी एग्जांपल में अगर जून 30 की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जून 30 को मैंने साइनिंग करी, अगर मैं 1 जुलाई को ले लूं तो क्या वो सही है? तो जवाब है नहीं। दैट इज, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो गया पेपर में आ जाए कि जून 30 की जगह जुलाई 1 को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया, तो क्या वो सही होगा? तो जवाब है नहीं नहीं नहीं, वो सही नहीं होगा। सो द डेट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन shall be near as practicable but not after the date of the auditor's report. Very important, ये ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। अभी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में जिस फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पीरियड को कवर करती है वो उस पूरे एंटायर पीरियड के लिए होगा, तो एग्जांपल मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर करती है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 का पीरियड, तो एमआरएल के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन दी होगी दैट शुड कवर ऑल ऑफ द पीरियड फॉर दिस ऑडिट साइकिल, ठीक है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब बेसिकली बैलेंस शीट के लिए भी होगा, पीएनएल के लिए भी होगा, कैश फ्लो के लिए भी होगा, एंड पीरियड रेफर टू दी इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। अभी हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो चेंज हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो मैंने बोला मैनेजमेंट चेंज हुई है लेट से इन द मंथ ऑफ दिसंबर 23। अब मैनेजमेंट बोल रही है कि भाई मुझे पहले का तो पता ही नहीं है, मैं पहले की कैसे आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दूं। लेकिन अभी अपन ने क्या पढ़ा कि आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में सारे पीरियड को कवर करना है फॉर द एंटायर ईयर, राइट। तो अब इसलिए वो बंदा मना नहीं कर सकता। अगर आपको मैनेजमेंट मना कर रहा है, ठीक है, कि भाई मैं तुझे कैसे दे दूं जब मैं आए दिसंबर में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो पॉइंट क्या है कि उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी ना पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो इसलिए उसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको देना ही पड़ेगा फॉर दी एंटायर ईयर, ठीक है। तो अभी आपको बेसिकली वो बोल सकते हैं कि भाई मैं तो आपको कैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दूं पूरे साल की। इसमें आपको उन्हें बोलना है कि भाई देखो आप सिंपल बस इतना समझो कि such person आपको बोल सकते हैं that they are not in a position to provide you because they have joined in the current period. However, this does not diminish the person's responsibility for the financial statement as a whole. तो वो मैनेजमेंट है, उसको पता होना चाहिए, भले वो इस साल में आए बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर द ईयर एज अ होल, एंड इसलिए आपको ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को रिक्वेस्ट करना है फॉर द रेलेवेंट पीरियड, दैट इज फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। ये अपन को समझ आ जाता है।
अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पे बेसिकली BYN लिमिटेड का ऑडिट हो रहा है। ठीक है, CAY नोटिस करता है कि कंपनी ने की मार्केट्स में अपना लॉस हो गया, मतलब उसके कस्टमर्स का लॉस हो गया है ना। सच, और बहुत सारे कंपटीशन भी आ गया है, जिसके मतलब कंपटीशन भी आ गया है, कस्टमर्स भी लूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग दी गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो बट CFY बोलता है भाई गोइंग कंसर्न सही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। अभी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है मटेरियल अनसर्टेनिटी को इनटू द नोट्स ऑफ अकाउंट। तो बेसिकली क्या है, कंपनी के हालात खराब चल रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन आ गया है, कस्टमर्स कंपनी के लूज हो रहे हैं, एंड देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी जो कि ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है, और मैनेजमेंट ने भी इसे अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने देखो गोइंग कंसर्न के लिए ना एक ये ब्यूटीफुल सी टेबल बनाई है कि लेट्स से अगर ऑडिटर का असेसमेंट क्या है, ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है, और मैनेजमेंट का भी असेसमेंट है कि गोइंग कंसर्न एंटिटी नहीं है, तो आपको अनक्वालिफाइड ओपिनियन देना है, आपको अनक्वालिफाइड ओपिनियन देना है, और आपको एक एम्फेसिस ऑफ मैटर के पैराग्राफ डालना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि भाई साहब जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं ना, ये गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर नहीं बने हैं। तो यहाँ पे आपका जाएगा ओवरऑल रिपोर्टिंग वुड बी अनक्वालिफाइड, बट देयर विल बी एन इंक्लूजन ऑफ द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन अ लिक्विडेशन बेसिस। तो ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स में भी डालना पड़ेगा, एंड आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी एम्फसाइज करना पड़ेगा। तो अगर दोनों ने कंक्लूड किया कि गोइंग कंसर्न नहीं है एंटिटी, तो लिक्विडेटेड बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, और आपको अनक्वालिफाइड ओपिनियन देके EOM पैराग्राफ के थ्रू कम्युनिकेट करना है यूजर्स को कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं बने हैं, दीज आर ऑन लिक्विडेशन वैल्यू के बेसिस पे बने हैं। बट लेट्स से अगर मैं बोलता हूं, मतलब मैं मींस ऑडिटर बोलता है कि भाई गोइंग कंसर्न नहीं है एंटिटी, लेकिन मैनेजमेंट बोलता है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, तो आपको कौन सा ओपिनियन देना पड़ेगा? आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, क्योंकि आपका एज अ ऑडिटर ओपिनियन क्या है कि गोइंग कंसर्न नहीं है, मैनेजमेंट बोल रहा है गोइंग कंसर्न है, तो आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। आपको बेसिकली एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। अगर मान लो आप बोलते हो कंपनी तो गोइंग कंसर्न है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी है। मटेरियल अनसर्टेनिटी मींस बादल छाए हुए हैं, है ना, मतलब मुश्किलों के बादल छाए हुए हैं, कस्टमर लूज हो रहे हैं, कंपटीशन आ रहा है, तो देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। और मैनेजमेंट भी बोलता है कि हाँ यार गोइंग कंसर्न तो लग रहा है, हम चल जाएंगे साल भर तक, बट पॉइंट क्या है कि दिक्कत के बादल छाए हुए हैं। ठीक है, तो देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो इस केस में क्या ओपिनियन देगा ऑडिटर? ऑडिटर देगा अनक्वालिफाइड ओपिनियन, बट अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ डालेगा ऑन मटेरियल अनसर्टेनिटी। मटेरियल अनसर्टेनिटी के ऊपर उसकी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ आएगा। तो इस केस में देखो तो ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस कवर्स द थर्ड सिचुएशन, जहां पे मैंने बोला गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट ऑडिटर कंक्लूड कर रहा कंपनी है, बट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा। बट अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेगा? ऑडिट रिपोर्ट में वो बेसिकली उसे क्या बोलते हैं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसे डालना पड़ेगा कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, वो एक पैराग्राफ डालेगा। तो अभी आप देखो, एज पर SA 570 गोइंग कंसर्न, if adequate disclosure about the material uncertainty is made in the financial statement, ऑडिटर को एक्सप्रेस करना है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एंड ऑडिटर की रिपोर्ट बोलेगी, ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन अंडर द हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इससे क्या होगा, इट विल ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पे डिस्क्लोजर हुआ है कि देयर इज अ अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, and you have to state that these events or condition indicate that material uncertainty is there that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and the auditor's opinion is not modified। तो बेसिकली क्या है, तो देखो अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है और कंपनी ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दिए है, तो आपको पहला बात तो है जो ओपिनियन एक्सप्रेस करना है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है। दूसरा, आपको ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ डालना है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। आपको अटेंशन ड्रॉ करना है टू द नोट, मतलब बेसिकली आपको नोट रेफरेंसिंग देनी है जहां पे इसके बारे में डिस्क्लोज किया गया है कि भाई क्यों मटेरियल अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है। ठीक है, एंड आपको लिखना पड़ेगा कि देयर आर सम इवेंट्स और कंडीशंस
which are giving rise to a MU, material uncertainty, that may cast a doubt on the entity's ability to continue as a going concern. And प्लीज नोट दैट देर इज नो मॉडिफिकेशन इन माई ओपिनियन ऑन अकाउंट ऑफ दिस। तो मतलब मेरा ओपिनियन कोई बदला नहीं है, बट देर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एंड इट इज डिस्क्लोज इन टू द नोट्स टू अकाउंट्स। ये अपन ने समझ लिया, राइट। अभी आपको बेसिकली अगला कॉन्सेप्ट है, you have to discuss the reporting requirements as per RO 2020 regarding statutory dues and transaction with related parties। तो मैं आपको बताऊं क्लॉज नंबर 7, ठीक है, ऑफ पैरा नंबर 3। अच्छा, पहले अपन ने पूरा चार्ट डिस्कशन करना रहेगा, राइट। तो अगर गोइंग कंसर्न है और बट देयर इज अ ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बट मैनेजमेंट बोलता है कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ऑडिटर को अप्रोप्रिएटली, मतलब ऑडिटर के पास प्रूफ है कि भाई कंपनी ने गलत किया, तो या तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या एडवर्स ओपिनियन देगा, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। बट अगर उसको पता है कि गोइंग कंसर्न है ही नहीं, लेकिन मैनेजमेंट फिर भी बोल रहा है कि गोइंग कंसर्न है, तो वो एडवर्स ओपिनियन ही देगा। तो ये डिफरेंस है, जहां पे एमयू है तो वो इधर ही कैन गिव क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, बट अगर उसने कंक्लूड कर दिया कि देयर इज 100% surety that the company is not a going concern, then he will give adverse opinion। अगर मैनेजमेंट बोलता है कि कंपनी तो गोइंग कंसर्न है। अगर मान लो अभी मैनेजमेंट ने असेसमेंट ही नहीं किया, मैनेजमेंट बोल रहा मैं गोइंग कंसर्न असेसमेंट करूंगा ही नहीं, मतलब मेरा अपना कोई असेसमेंट ही नहीं है, तो आपको क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप क्या ओपिनियन देते हो, क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर। तो कंपनी ने आपको डेटा ही नहीं दिया कि भाई उसका क्या असेसमेंट है, तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन आप दे दोगे, ठीक है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे या फिर डिस्क्लेमर दे दोगे कि आपको इसका इम्पैक्ट परवेसिव लगता है तो आप डिस्क्लेमर दे दोगे, अगर अदरवाइज आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे। ये अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब अपन चलते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज के ऊपर। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पैरा 37 में, पैरा 37 जो कारो का है, उसमें पहला क्वेश्चन जो है दैट इज अराउंड अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के अराउंड है, ठीक है। तो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, मैंने बोला जीएसटी हो सकता है, पीएफ हो सकता है, ईएसआई हो सकता है, टैक्स, इनकम टैक्स हो सकता है, सर्विस टैक्स हो सकता है, कस्टम्स हो सकता है, एक्साइज हो सकता है, वैट हो सकता है, अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि क्या कंपनी 37A के अंदर क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग दीज अनडिस्प्यूटेड ड्यूज लाइक जीएसटी, पीएफ, तो क्या कंपनी रेगुलर है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, अगर मान लो अगर आपकी कंपनी ने एक दिन का भी डिले किया तो आपको यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ती है, द कंपनी जनरली रेगुलर बट नॉट ऑलवेज रेगुलर। तो ये जो क्वेश्चन है पहला पार्ट, वो 90% कंपनीज के केस में नेगेटिव में जाता है। नेगेटिव मींस हर बंदा ये लिखता है द कंपनी इज जनरली रेगुलर, बट हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो गया हो, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू। अगर कंपनी रेगुलर नहीं है, अगर कंपनी रेगुलर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है, अब देखो, हो सकता है कि आपका बैलेंस पड़ा हो जो कि 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो स्टैट्यूटरी ड्यूज का, या फिर हो सकता है कि आपने उसकी पेमेंट कर दी हो भी सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वो क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग स्टैट्यूटरी ड्यू, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर एंड इफ नॉट, है ना, तो अगर कंपनी रेगुलर नहीं है, what is the extent of the arrears of outstanding statutory due, कितना statutory due बचा है as on the last day of the financial year, that is 31 मार्च 24 को कितना statutory due बचा है, that is for a period of more than 6 months, जो कि outstanding है for a period greater than 6 months, है ना, from the day it become payable। तो आपको वो लिखना पड़ेगा। तो 37 क्या बोलता है, 37A पहले बात करते हैं अपन अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू के बारे में। तो कंपनी क्या जीएसटी का ड्यू टाइमली बेसिस में जमा कर देता है, क्या कंपनी सर्विस टैक्स टाइमली बेसिस में जमा कर देता है, क्या कंपनी ईएसआईसी, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, वैट, ये सब चीजों को क्या टाइमली बेसिस पे जमा कर देता है। तो कंपनी क्या रेगुलर है। अगर कंपनी ऑब्वियस ही बात है रेगुलर है तो सेकंड पॉइंट अराइज ही नहीं होता, राइट। मतलब सेकंड पॉइंट अराइज ही नहीं होगा कि ऑब्वियस ही बात है कंपनी के पास कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होगा एज ऑन 31 March 24 that would have been outstanding for a period more than 6 months, right? बट अगर कंपनी रेगुलर नहीं है तो देयर माइट बी अ सिचुएशन जहाँ पे एज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड देयर माइट बी
स्टैट्यूटरी ड्यू विच माइट बी आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 months, तो वो आपको अलग से डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अभी 37B ये बात करता है डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू की। ठीक है, तो अगर 37B के अंदर क्या है, अगर कोई भी आपने स्टैट्यूटरी ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट जमा नहीं करवाया है, तो आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व, कहां पे ये डिस्प्यूट पेंडिंग है, मतलब व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व एंड कहां पे ये डिस्प्यूट पेंडिंग है। तो जहां पे स्टैट्यूटरी ड्यू जो कि हमने ऊपर पढ़ा हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो क्या अमाउंट इन्वॉल्व है एंड कहां पे ये डिस्प्यूट पेंडिंग है शैल बी मेंशन्ड। लेकिन अगर अभी आपने डिपार्टमेंट को सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दी है, अभी आपने सिर्फ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया कि भाई देखो ऐसी चीज है, बट आपने अपील नहीं करी है, तो उसको डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। तो अ mere रिप्रेजेंटेशन is not treated as a dispute। तो अगर आपने अपील नहीं फाइल करी है तो that can't be treated as a dispute। या आपने ऑनलाइन पोर्टल पे आपने आउटस्टैंडिंग डिमांड के प्रति आपने उस पर डिस्प्यूट नहीं रेज किया है, तो देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिस्प्यूट। अभी आते हैं, तो अपन ने 37A में पढ़ा अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू, क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू, एंड अगर नहीं है तो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था एज एट द फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 months, तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। 37B में अपन ने पढ़ा क्या अमाउंट इन्वॉल्व है ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्प्यूटेड ड्यूज एंड फॉरम जहां पे डिस्प्यूट पेंडिंग है, मतलब सीआईटी अपील्स पे पेंडिंग है, आईटी80 पे पेंडिंग है, या इनकम टैक्स के हाई कोर्ट पे पेंडिंग है, या कौन से लेवल पे डिस्प्यूट चल रहा है। राइट, अभी पैरा 313 के बारे में बात करते हैं, जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बोलता है। ठीक है, अभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को मैं आपको समझाता हूं। तो ये क्लॉज ये बोलता है कि जब जब आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया, तो क्या आपने सेक्शन 177 बात करता है ऑडिट कमेटी के बारे में। तो वो ये बोलता है कि जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है वो ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या सेक्शन 177 के हिसाब से ऑडिट कमेटी ने क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव किया है, एंड जो ट्रांजैक्शंस एंटर हुए हैं वेदर दे आर इन कंप्लायंस टू सेक्शन 188। सेक्शन 188 बोलता है कि भाई इन कुछ बहुत सिचुएशंस में आपको चाहिए होगा बोर्ड अप्रूवल, एंड कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको चाहिए होगा शेयर होल्डर अप्रूवल। तो वो बोलता है आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बट आपको कुछ सिचुएशंस में चाहिए होगा बोर्ड अप्रूवल, कुछ में चाहिए होगा शेयर होल्डर्स अप्रूवल। अब पॉइंट क्या है, लेकिन दो मतलब बेसिकली एक सिचुएशन में आपको कभी भी अप्रूवल नहीं चाहिए होगा अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म लेंथ। तो अगर आप आर्म लेंथ पे काम कर रहे हो तो आपको कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। अभी ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 में जो डिस्कस्ड है वो प्राइवेट कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी अगर मान लो अगर आप प्राइवेट कंपनी की कारो रिपोर्टिंग कर रहे हो और सेक्शन 177 में आपको लिखना है कुछ, तो आप ये लिखोगे द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 आर नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी एंड हेंस नो ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 188। अभी आपको लिखना पड़ेगा कि कंपनी ने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं दीज आर इन on arm length basis in the ordinary course of business and hence required no approval as per section 188। तो आपको बेसिकली इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो सेक्शन 177 एंड 188 अगर वो आर्म लेंथ पे नहीं है या फिर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो अगर मान लो ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे है बट आर्म लेंथ पे नहीं है तो भी अप्रूवल चाहिए होगा, या फिर वो आर्म लेंथ पे है बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो भी आपको अप्रूवल चाहिए होगा। तो यहाँ पे कुछ बात बोर्ड अप्रूवल चाहिए होते, कुछ बात शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए, एंड आपको इसकी डिटेल डिस्क्लोज करनी है जहां पे सेक्शन 177 एंड 188 का कंप्लायंस नहीं हुआ। मतलब बेसिकली आपको ऑब्वियसली बात है बताना पड़ेगा कि क्या सेक्शन 177 एंड 188 का कंप्लायंस हुआ है, एंड ऑब्वियसली बात है आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, रिलेटेड पार्टी बैलेंसेस का, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद एएस। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी बैलेंसेस एंड रिलेटेड पार्टी के नेम्स का। तो ये पैरा 3 क्लॉज 13 होता है। ठीक है, तो मैंने बोला क्या ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, 1 सेकेंड। ठीक है, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188, एंड क्या अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हुआ है ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये अपन ने पूरा पढ़ लिया। राइट, अब चलते हैं
स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, जहां पे अपन ने पढ़ा कि सेक्शन 77 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बाय एन ऑर्डर वो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स का, है ना, जो भी पीरियड का वो चाहे। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एन ऑर्डर कैन डायरेक्ट अ स्पेशल ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। ठीक है, फर्दर इट मे बी, ऑब्वियसली बात है, चाहे तो वो एक सीए कर सकता है या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिटर है वो कर सकता है, तो स्पेशल ऑडिट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बाय ऑर्डर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करवा सकता है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस सच पावर कैन बी एक्सरसाइज अंडर विच सर्कमस्टांसेस, तो किस सिचुएशंस में ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि भाई देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सेक्शन 1 बेसिकली आप बोले तो सेक्शन 77 के तहत ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो वो बेसिकली उसके अंदर आपका स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अभी बेसिकली ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस सिचुएशन में अराइज करेगी, मतलब एक्सरसाइज करेगी। तो मैंने बोला जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल्फ हेल्प म्यूचुअल डीड के हिसाब से काम नहीं कर रही, सेल्फ हेल्प मींस अपने मेंबर्स की हेल्प नहीं कर रही है, एंड जो म्यूचुअल डीड बनी थी उनके बीच में कि भाई हम म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे, उसको पालन नहीं हो रहा है। तो सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल डीड एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स या फिर प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस या साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का एक्सरसाइज करेगी, एक ऑर्डर पास करेगी और स्पेशल ऑडिट करवा देगी। ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि जो मेरी इंडस्ट्री, इसका इम्पैक्ट ट्रेड इंडस्ट्री या फिर बिजनेस पे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस पे काम कर रही है दैट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड। ठीक है, या फिर मैंने बोला इट विल इम्पैक्ट द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने बोला उसकी सॉल्वेंसी मतलब उसके पास शायद पैसे ना हो जैसा वो काम कर रही है, उसके पास शायद इनफ कैश ना हो, उसकी क्या पता वो इंसॉल्वेंट हो जाए, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। तो मैंने बोला वो सेल्फ हेल्प म्यूचुअल डीड के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है, या फिर जो वो काम कर रही है इट माइट कॉज इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री या फिर बिजनेस, या फिर अभी फाइनेंशियल पोजीशन जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऐसी पोजीशन है जो कि शायद उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए सेक्शन 77 मतलब पावर देता है टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट अ स्पेशल ऑडिट। ठीक है, अभी ऑडिट ऑफ बैंक्स के ड्राइंग पावर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ड्राइंग पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ड्राइंग पावर कैलकुलेट करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के पास स्टॉक है 60,000 का, डेटर है 55,000 के, जिसमें से 15,000 का डेटर ऐसा है जो कि 3 महीने से ज्यादा का डेटर है, जो कि इसकी इनवॉइस डेट है 20/10/2023। तो देखो जनरली ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन में अपन डेटर में से वो डेटर हटा देते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है फॉर अ पीरियड मोर देन 3 मंथ्स। तो बेसिकली क्या होगा, 55,000 में से ये 15,000 हट जाएगा, तो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 40,000। ठीक है, अभी 40,000 रह जाएगा, स्टॉक आपका 60,000 है। जब अपन ड्राइंग पावर निकालते हैं तो अपन स्टॉक में से वो पैसा निकाल देते हैं जो अभी हमें बाजार में देना है, तो इसमें से हम सन्ड्री क्रेडिटर को माइनस कर देंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर मेरे कितने 10,000, तो 50,000 आ गया, और दूसरा आंसर आ गया मेरा 40,000 रुपए। ठीक है, 55,000 में से 15,000 का मैंने डेटर का इनवॉइस हटा दिया, राइट। अभी मार्जिन लेते हैं बेसिकली, मतलब जो बैंक होगी, ऑब्वियसली बात है आपके पास जितने डेटर है उसका पूरा का पूरा आपको तो ड्राइंग पावर नहीं निकाल सकती ना, तो वो मार्जिन लेती है, मतलब हेयर कट लेती है। ठीक है, तो अभी देखो डेटर्स के ऊपर मार्जिन है 40%, तो यहाँ पे जो आपने 40,000 निकाला, 55,000 लेस 15,000, तो 40,000 पे 40% का मार्जिन है, तो 40,000 में 40% का मार्जिन है, मतलब 16,000 का मार्जिन है। तो 40,000 में से 16,000 हटा दोगे तो 24,000 आपकी ड्राइंग पावर निकल के आई है विद रिस्पेक्ट टू द डेटर्स, एंड स्टॉक के ऊपर जो मार्जिन है वो 30% है। ठीक है, तो 30% का मतलब क्या हुआ, 60,000 में से आपने 10,000 लगाया, 50,000 में 30% का मार्जिन है, मींस 15,000 का मार्जिन है, तो आपकी जो बची हुई लिमिट निकल के आती है दैट इज 35,000 प्लस 24,000, 35 प्लस अगर आप बोलो 35,000 प्लस अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड,
35, तो आपने बेसिकली 50 लेस 15, 35,000 आ गया। टोटल इनएलिजिबल डेटर्स आपने हटा दिए। फिर आपकी बेसिकली मार्जिन एट द रेट, तो 35 प्लस 24, ये इनका ना यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे 24 आना चाहिए। तो आपने ये बेसिकली रिड्यूस किया तो 35,000 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये बेसिकली आना चाहिए था 24,000। तो 35 प्लस 24, तो 35 प्लस 4 39, 39 प्लस 20 49, 59, तो 59,000 की आपकी ड्राइंग पावर निकल के आती है। एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पे 16,000 ही लिख दिया, सेम अमाउंट। दिस इज अ स्मॉल एरर। तो 35 प्लस 24, तो ये आता है आपका 59,000। 59,000 की आपकी क्या निकल के आती है, ड्राइंग पावर निकल के आती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो, सैंक्शन लिमिट है आपकी 48,000, तो मैंने आपको बोला ना सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर विच एवर इज लोअर, यही आपकी इवेंचुअल सैंक्शन, मतलब बेसिकली इतना ही आप मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो। तो आपकी जो ओवरऑल निकल के आएगी, तो वो 48,000 ही लिमिट निकल के आएगी, क्योंकि सैंक्शन लिमिट से ऊपर भी नहीं जा सकता ड्राइंग पावर। तो ड्राइंग पावर क्या होता है, मैंने बोला देखो जो स्टॉक पड़ा है उसमें से आप क्रेडिटर्स हटा दो, उसके ऊपर आप फिर जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर आप मार्जिन लेके, बैंक ऑब्वियसली बात है मार्जिन लेगा, और फिर आपकी डीपी निकालेगा ऑन दी स्टॉक। एंड फॉर द डेटर्स आप क्या लो, टोटल डेटर्स लो, उसमें से इनएलिजिबल डेटर्स हटा दो, दैट इज फॉर अ पीरियड आउटस्टैंडिंग मोर देन 3 मंथ्स, उस पे भी आप मार्जिन लो, एंड फिर बेसिकली आप अमाउंट निकाल दो फॉर दी ड्राइंग पावर। एंड बट प्लीज नोट दैट आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग लिमिट है, दैट कांट एक्सीड दी हायर बेसिकली द लोअर ऑफ द सैंक्शन लिमिट और दी ड्राइंग पावर, मतलब ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट दोनों से ऊपर नहीं जा सकता है। तो मतलब ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट विच एवर इज लोअर, इतना ही आपका बेसिकली आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो सकता है। अगर इससे ऊपर होता है तो अपन ने पहले पढ़ा था कि वो एनपीए बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा, बिकॉज देन इट विल बी आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा समझ लिया है विद रिस्पेक्ट टू ड्राइंग पावर। तो ड्राइंग पावर में आपको स्टॉक में भी हेयर कट लेना पड़ेगा, एंड आपको डेटर्स में भी हेयर कट लेना पड़ेगा। डेटर्स में से इनएलिजिबल डेटर्स भी आपको हटाने पड़ेंगे। तो अभी क्या है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन। एबीसी एंड एसोसिएट्स एक ऑडिट फर्म है, जहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव कंपनी क्लाइंट उसके पास पहुंचा है, ठीक है ना, जो कि बिजनेस में है फॉर अबाउट 10 ईयर्स, जो उसको बोल रहा है ऑडिट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्लीज कर दीजिए मेरा। ठीक है, तो बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट द फर्म वांट टू एक्सेस द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा था, जब अपन ने आज इससे पहले वाले लेक्चर में जहाँ पे मैंने पढ़ा था प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस में हम क्या देखते हैं, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी ऑफ ओनर्स, इंटीग्रिटी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, राइट। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कॉम्पिटेंसी है, what are the issues that have arisen in the past audits, एंड हम देखते हैं वी ऑल्सो कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। ये हमने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में पढ़ा था। तो अभी बेसिकली आपको बेसिकली बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट यू हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, राइट, कितना ऑनेस्ट है वो। तो इसके लिए विद रिगार्ड टू द असेसमेंट ऑफ इंटीग्रिटी व्हिच मैटर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिट फर्म। तो हमें पता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में हमने पढ़ा था बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट आपको ये देखना पड़ेगा इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, ओनर्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है, तो अब आप देखोगे आपको इंटीग्रिटी कैसे इवैल्यूएट करोगे, आप ये देखोगे उनकी क्या बिजनेस रेपो है। ठीक है, तो क्या बिजनेस रेपुटेशन है, लेट से आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है या लेट से अडानी ग्रुप की कंपनी है, तो व्हाट इज द बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट्स, ओनर्स, मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टी एंड टीसीडब्ल्यूजी। तो मैंने बोला बिजनेस रेपुटेशन क्या है, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, ठीक है, क्या बिजनेस प्रैक्टिसेस है। तो हो सकता है रियल एस्टेट में हो तो ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस है। ठीक है, तो क्या बिजनेस रेपुटेशन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन, व्हाट आर इट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, कैसा एटीट्यूड है क्लाइंट के ओनर्स का, मैनेजमेंट का, टीसीडब्ल्यूजी का, ठीक है, रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट्स ओनर्स, मतलब कैसा चाहते हो, एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं चाहते। मतलब देखो ऐसा हो सकता है कि वो रेवेन्यू स्टैंडर्ड को यूज करके सारा का सारा रेवेन्यू मतलब बेसिकली प्री बुक कर ले, राइट। तो व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स द कंप्लायंस टू द स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, क्या वो एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन तो नहीं ले रहे ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो मैंने बोला आप सिंपल क्या देखोगे, क्या बिजनेस रेपुटेशन है, क्या क्लाइंट की क्या व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन, एंड कैसा एटीट्यूड है मैनेजमेंट का टुवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंड
अभी क्लाइंट कैसा चाहता है, क्लाइंट हमारी फीस को कम से कम रखना चाहता है, तो ऑब्वियसली बात है वो चाहता है कि हम कम से कम काम करें, कम से कम काम करें तो बेसिकली हमारा ऑडिट अच्छा नहीं हो पाएगा। तो क्या क्लाइंट इस ये तो नहीं चाहता कि आपकी फीस को कम से कम रखे, ठीक है, एंड क्या आपके ऊपर कोई लिमिटेशन तो नहीं लगा रहा है क्लाइंट, है ना, एंड क्या कुछ ऐसा इंडिकेशन तो नहीं है कि क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली देखो, आपको इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट मैनेजमेंट डीसीडब्ल्यूजी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द बेसिकली बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द client including its owner, key management, related parties and DCWG. What is the nature of the client's operation? What is the attitude of the client towards the interpretation of the accounting standard and control environment? And क्या client फीस को एकदम कम तो नहीं रखना चाह रहा है, एंड क्या कोई मेरे काम के ऊपर लिमिटेशन तो नहीं है, एंड कोई ऐसा इंडिकेशन तो नहीं है कि क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो ये हमारा पूरा आरटीपी का हमने डिस्कशन कर लिया है। हमने पूरा ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन समझा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको स्टॉक में से क्रेडिटर्स हटाने ड्यूटी, अभी उसका पैसा तो देना बचा है, उसमें से फिर मार्जिन लेना है, डेटर में से आपको बेसिकली इनएलिजिबल डेटर्स हटाने हैं। फिर हमने पढ़ा था प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में आपको बेसिकली इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, ओनर्स, इसको इवैल्यूएट करना। इंटीग्रिटी के लिए आप क्या देखोगे, क्या बिजनेस रेपुटेशन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशंस, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि भाई कई व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। फिर क्या फर्म की फीस को लो रखने की तो कोशिश नहीं है, एंड बेसिकली ये सारी चीजें आप इवैल्यूएट करोगे, राइट। एंड कोई लिमिटेशन तो नहीं है आपके काम के ऊपर, कोई मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं है। अपन ने ड्राइंग पावर भी समझ लिया था, राइट। फिर अपन चलते हैं, अब अपन सेक्शन 77 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपन ने पढ़ा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि भाई सेल्फ हेल्प म्यूचुअल डीड के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, या फिर साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही है, तो वो थ्रू एन ऑर्डर वो स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं, राइट। या फिर कंपनी की सॉल्वेंसी के ऊपर खतरा है, तो बेसिकली तब भी वो स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं। या फिर वो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड, मतलब ऐसा काम किया जा रहा है विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड। स्टैट्यूटरी ड्यूज में हमने दो चीजें पढ़ी थी, हमने पढ़ा अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू एंड डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू। तो क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू एंड एज एट बैलेंस शीट डेट कोई ऐसा अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स विद रिस्पेक्ट टू द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू। एंड डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू में आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड कहां पे ये डिस्प्यूट पेंडिंग है। एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि क्या सेक्शन 177 188 का कंप्लायंस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एंड क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स मेड हुए हैं इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द यस, ठीक है। फिर गोइंग कंसर्न में हमने पढ़ा अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी आपने कंक्लूड करी है, मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिया है, तो आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है। बट बेसिकली आपको एक ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ डालना है जिसपे आप नोट नंबर लिखोगे जहां पे मैनेजमेंट ने मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिफाइन किया इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आप ये भी लिखोगे योर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट एंड देयर एग्जिस्ट ओनली द मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप गोइंग कंसर्न नहीं है एंटिटी। फिर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, आपको ऑब्वियसली बात है बिफोर द ऑडिट इज कंप्लीटेड, उसके पहले पहले आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। हार्डली ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेट्स से इस केस में 29 जून को आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली और 30 जून को आपने साइनिंग करी, तो ये चल जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप 30 जून के बाद में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो या फिर 30 दिन पहले ही आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो। या फिर एग्जांपल इसी एग्जांपल में अगर अपन बात करें तो जून 1 को अगर आप रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, जून 30 को आप साइनिंग कर रहे हो, तो शायद वो सही नहीं होगा, दैट माइट नॉट बी द करेक्ट वे। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल इट शुड बी वेरी नियर to the audit report date, ठीक है। तो this is what we have discussed, so thank you and have a good day, bye, thanks a lot, bye।